प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, वर्गीकी किसे कहते हैं, उसके अंदर वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है और इस क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और फिर कैसे कैसे इसके विभिन्न पदानुक्रम बने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज आदि, ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब टैक्सोनॉमी का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है वो है नोमेनक्लेचर, नामकरण। अब ये नामकरण क्या है, किस प्रकार से ये किया जाता है, इसे समझिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वैज्ञानिक निरंतर नए नए प्राणियों की खोज में लगे हुए रहते हैं और जैसे ही उनको कोई जंतु ऐसा दिखाई देता है, कहीं किसी के ध्यान में आता है कि इस जंतु को इससे पहले ना कभी देखा गया है, ना ही इसका अध्ययन हुआ है, ना ही इसका कोई नामकरण हुआ है, ना ही इसका कोई क्लासिफिकेशन हुआ है, तो उस जंतु को देखने के बाद सबसे पहले ये मानते हुए कि एक नई स्पीशीज़ ध्यान में आई है, देखने में आई है और इस नई स्पीशीज़ का हमें अध्ययन करना है, तो उसके लिए उसके लक्षणों के आधार पर, जैसे लक्षण उसमें दिखाई दे रहे होते हैं, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है और उसका एक नाम रखा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपने परिवार में कोई नए बालक का जन्म होता है तो उसका सबसे पहले नामकरण किया जाता है ताकि उसकी वो नाम उसकी एक पहचान बन जाए और उसके आधार पर ही भविष्य में उसको जाना जाए, पहचाना जाए। लेकिन नाम ऐसे ही नहीं रख सकते, किसी भी एनिमल का नाम ऐसे ही नहीं रख सकते। उसकी एक निर्धारित पद्धति है, उसका एक सिद्धांत है, उसके कुछ नियम बने हुए हैं, उसके आधार पर ही उसका नाम रखा जाता है। ये ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, आखिर आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता इसलिए है कि हम जब भी किसी एनिमल को उसके अध्ययन के लिए जब उसको लेते हैं तो उसको अलग अलग स्थानों पर पाए जाने के कारण से उसके नाम भी अलग अलग देखने में आते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी के दो नाम, लगभग दो नाम होते हैं। एक होता है प्रचलित नाम, कॉमन नेम जिसको कहते हैं, और दूसरा नाम होता है साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। अब यहाँ से आप समझिए कि प्रचलित नाम का मतलब, जैसे हमें चूहा दिखाई दिया, रैट, ठीक है, तो चूहा दिखाई दिया तो अंग्रेज तो उसको बोलेगा रैट और हम बोलेंगे उसको चूहा, ठीक है, क्योंकि हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में उसको चूहा बोलते हैं और उनकी अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में उसको रैट बोलते हैं, ठीक है। वो उसको रैट कह रहा है, मैं उसको चूहा बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने ही देश में देखूँ तो उसी चूहे को अलग अलग स्थानों पर फिर चूहा भी ना कह के कुछ दूसरे ही नाम से जाना जाता है। बहुत सारे स्थान में, राजस्थान में देखो चूहे को बोलते हैं ऊंदरा, बहुत सारे लोग चूहे को ऊंदरा कहते हैं। ऐसे ही जैसे केंचुआ है, अर्थवर्म है, तो वो अर्थवर्म को भी केंचुआ कह लेते हैं बहुत से लोग, एस्केरुस को भी केंचुआ कहते हैं। ऐसे ही हमारे घरों में पाई जाने वाली चिड़िया होती है, उसको गोरैया कहा जाता है ना। इंग्लैंड में उसको अगर कोई बोलेगा तो हाउस स्पैरो बोलेगा। तो एक ही जीव एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर भाषा के अनुसार, बोली के अनुसार लोग उसको अलग अलग नाम से बोलने लग जाते हैं। लेकिन इस आधार पर ये उसका प्रचलित नाम कहलाएगा, कॉमन नेम कहलाएगा। इस आधार पर उसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो यदि किसी प्राणी का वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो उसके लिए उसका एक वैज्ञानिक नाम रखना पड़ेगा। जैसे दो, मान लीजिए हिंदुस्तान का एक साइंटिस्ट और एक इंग्लैंड का साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं कि साहब दोनों ने एक कोई नया पक्षी ढूंढा है या किसी पक्षी के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो पता लगा इंग्लैंड वाला बोल रहा है कि भाई मैं जो है उस पर हाउस स्पैरो पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाउस स्पैरो वहाँ पर गौरैया को बोलते हैं और भारत का वैज्ञानिक कहता है मैं गौरैया पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। यदि दोनों इस विषय को ढंग से नहीं समझेंगे तो वो ये मानते रहेंगे कि दोनों ही व्यक्ति अलग अलग पक्षियों पर काम कर रहे हैं, रिसर्च अलग अलग पक्षियों पर कर रहे हैं, जबकि कर वो एक ही पे रहे हैं।
कर वो एक ही पे रहे हैं, लेकिन उनके देश में उसको बोलते हैं हाउस स्पैरो, हमारे देश में उसको बोलते हैं गौरैया। तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक वैज्ञानिक नाम निर्धारित किया जाए, उसके आधार वही नाम से वो प्राणी पूरे विश्व में जाना जाए ताकि उसका वैज्ञानिक अध्ययन ठीक से किया जा सके। इसलिए गौरैया का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, पैसर डोमेस्टिकस। गौरैया हो या हाउस स्पैरो हो, उसका वैज्ञानिक नाम है पैसर डोमेस्टिकस। अब ये पैसर डोमेस्टिकस, जैसे ही वो दोनों वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक और इंग्लैंड का वैज्ञानिक पैसर डोमेस्टिकस कह के बात करेंगे, दोनों समझ जाएंगे कि दोनों के दोनों एक ही एनिमल के ऊपर रिसर्च का काम कर रहे हैं। इसलिए नामकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि वैज्ञानिकों प्राणियों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन पूरे विश्व भर में समान रूप से किया जा सके। एक ही जाति का प्राणी है, एक ही प्रकार का प्राणी है, तो वो पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, उसके अलग अलग नाम ना हो। प्रचलित नाम हो सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक नाम केवल एक ही होता है। इसलिए इसको प्राणी के नाम को रखना, नाम रखने की पद्धति को नोमेनक्लेचर कहते हैं, नामकरण की पद्धति कहते हैं, नामकरण कहते हैं। अब इसके लिए जैसे कुछ प्राथमिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि आवश्यक हैं, जिनको देख के ही किसी प्राणी का नाम रखा जा सकता है। जैसे किसी प्राणी का आपने नाम चुना, आप वैज्ञानिक हो और नया प्राणी आपने कोई खोजा है, इससे पहले किसी ने उसको देखा नहीं था, ना उसके ऊपर कोई अध्ययन हुआ था, तो आप उसका नाम रख रहे हो। तो नाम रख रहे हो तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो प्राणी है उसका जो नाम रख रहे हो वो नाम किसी दूसरे एनिमल का नहीं होना चाहिए, यूनिक नाम होना चाहिए। पहचान के लक्षण उस प्राणी के स्पष्ट हों ताकि कोई भी उन लक्षणों के आधार पर आसानी से उस प्राणी को पहचान सके, यानी आपको ये पहचान के लक्षण भी स्पष्ट करके बताने हैं। वर्गीकरण में उसका एक समुचित स्थान हो, यानी आप नामकरण तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ उसको वर्गीकरण भी करना पड़ेगा उसका, कि भाई है प्राणी कौन सा, कौन से फाइलम का है, कौन सी क्लास है, कौन सा ऑर्डर है, यानी उसका वर्गीकरण भी इसके साथ ही होगा। तो वर्गीकरण में उसका एक समुचित स्थान हो और अन्य प्राणियों से उसकी समानता और असमानता क्या है वो भी स्पष्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियमावली बनाई गई है, उस अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के आधार पर नाम रखे जाते हैं। और इस नामकरण को बेसिकली नियमावली को शुरुआत इसकी होती है बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर से। यानी आप नाम रखोगे, उसके बहुत सारे नियम तो हैं ही, लेकिन एक नियम बिल्कुल तय है, वो ये है कि किसी भी प्राणी का जब नाम रखा जाएगा तो वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर रखा जाएगा। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, मैंने आपको एक स्लाइड लगाई हुई है, इसे आप देख सकते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हिंदी में बोलते हैं नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, दो नाम, समझिए बाइनोमियल का मतलब दो नाम, नोमेनक्लेचर नामकरण की द्विनाम पद्धति या द्विनाम नामकरण की पद्धति, कैसे भी कह सकते हैं। अब ये दो नाम क्या हैं, ये दो नाम का क्या अर्थ हुआ, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पद्धति का जो प्रतिपादन किया था, इस पद्धति को बताया था कैरोलस लाइनियस ने। लाइनियस ने सबसे पहले ये तय किया था कि प्रत्येक प्राणी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा, ठीक है, उसके हिसाब से दो शब्दों से मिलकर बना होगा, और पहला शब्द जो नाम का होगा वो तो उसके जीनस को बताएगा, वंश को बताएगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो उसकी जाति को बताएगा, स्पीशीज़ को बताएगा, ठीक है। यानी किसी भी प्राणी का नाम जब भी रखा जाएगा वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर रखा जाएगा, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब नाम दो शब्दों का होगा, शब्द का दो शब्दों में से पहला शब्द जो होगा वो उसका जीनस बताएगा, वंश बताएगा, यानी प्राणी का वंश कौन सा है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से जीनस पहले तय कर लिया जाएगा, तभी आप उसकी स्पीशीज़ निर्धारित करोगे। तो जीनस कौन सा है वो पहला शब्द होगा, और उसके बाद दूसरा जो शब्द होगा वो उसकी जाति, स्पीशीज़ बताएगा, और दोनों को मिला के उस व्यक्ति का, उस प्राणी का नाम तय किया जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब जैसे स्लाइड में आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है पैंथेरा लियो, यानी शेर
ठीक है, टाइगर और ये बिल्ली, कैट, यानी लायन, टाइगर और कैट, ये तीनों आपने देख रखे हैं। ठीक है, अब इन तीनों के, लायन के, टाइगर के, तीनों के जूलॉजिकल नेम क्या है उसे समझो। लायन का जूलॉजिकल नेम है पैंथेरा लियो। ठीक है, टाइगर का जूलॉजिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रिस और कैट का जूलॉजिकल नेम है पैंथेरा डोमेस्टिका। तो ये तीनों प्राणियों के तीनों नाम आपने देख लिए। पैंथेरा लियो लायन का नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का नाम है और पैंथेरा डोमेस्टिका कैट का नाम है। अब ये तीनों के नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर रखे गए हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें तीनों के वंश का नाम तो एक ही है, तीनों का वंश तो एक ही है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, लेकिन इनकी स्पीशीज़ बदल गई, जाति बदल गई। लियो, टाइग्रिस और डोमेस्टिका इनकी स्पेसिफिक नाम है, इनकी स्पीशीज़ का नाम है। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसका जो आपको फ़ायदा, जो इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा, वो ये है कि ये प्राणियों के आपसी संबंधों को दर्शाता है। यानी कि प्राणी का नाम आपने जो रखा है, उस नाम में ही उसका वंश का नाम भी छुपा हुआ है, या छुपा हुआ क्या है, सामने ही स्पष्ट है, उसका वंश का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये प्राणी किस वंश का प्राणी है। पैंथेरा लियो, टाइगर और कैट, ये तीनों एक ही वंश के प्राणी हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई बिल्ली जो होती है, सामान्य रूप से आपने कहीं लोगों को कहते सुना होगा, बिल्ली शेर की मौसी होती है ना। अब बिल्ली शेर की मौसी होती है या बुआ होती है या चाची होती है, वो तो बात अलग है। बिल्ली शेर की मौसी होती है, ये तो एक साधारण सी बात आपने सुनी होती है, यानी बिल्ली की शेर से कोई ना कोई रिश्तेदारी तो जरूर है। ठीक है, ये सामान्य रूप से आपने सुना होगा। यहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं, जो कि आपके सामने है। प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है कि बिल्ली और शेर और टाइगर, इन तीनों का वंश एक ही है। बिल्ली भी शेर के वंश की ही प्राणी है। अब उसको बुआ, चाची, ताई, कुछ भी उस वंशावली के हिसाब से कह दो, वंश उसका एक ही। ठीक है, तो ये हुई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब नामकरण की द्विनाम पद्धति के बाद में नामकरण की त्रिनाम पद्धति आती है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? ठीक है, ये त्रिनाम पद्धति, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, सामने आपके लगी हुई है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, ये त्रिनाम पद्धति, इसमें क्या होता है, त्रिनाम पद्धति में जाति के नाम में जीनस और स्पीसीज़ के अलावा एक नाम और जोड़ दिया जाता है, जिसको बोलते हैं उपजातिगत नाम या सब स्पीशीज़। जैसे मैंने आपको सामने एग्जाम्पल दे रखा है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में, स्लाइड में आप देख सकते हैं, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ये भारतीय कौवे का नाम है। ठीक है, इसमें कॉर्वस तो क्या हो गया, जीनस हो गया, स्प्लेंडेंस हो गई इसकी स्पीशीज़, और दोबारा जो स्प्लेंडेंस लिखा हुआ है ये होगी इसकी सब स्पीशीज़, उपजाति। ठीक है, अब ये उपजातिगत नाम की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों इसको उपजातिगत नाम इसमें जोड़ा जाता है? तो इसका कारण है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाली एक ही स्पीशीज़ में यदि कुछ अंतर हो जाता है, अंतर पाया जाता है, तो उसे एक सब स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, एक सब स्पेसिफिक या उपजातिगत नाम दे दिया जाता है। अब अंतर कैसे आएगा? अंतर ये होता है कि एक ही जाति का प्राणी है, अब वो उस जाति का प्राणी है, मान लीजिए वो समुद्री इलाके में रहता है, तो समुद्री इलाका जो होता है उसके आसपास का जो वातावरण होता है, वो वातावरण, उसकी तुलना आप रेगिस्तानी इलाके से नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उसमें नमी अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है, उसमें वायु में नमक की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो वहाँ की अलग हैं और एक रेगिस्तान की अलग होगी, सामान्य मैदानी इलाके की अलग होगी। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वातावरण की जो स्थितियाँ हैं, इनका भी प्राणी के ऊपर प्रभाव आता है, और प्राणी के ऊपर प्रभाव आने से उसकी शारीरिक संरचनाओं में या शारीरिक स्वरूप में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है।
वो चेंज भी स्पष्ट हो सके, उसके नाम के अंदर ही ये भी पता लग सके कि ये कौन से स्थान का प्राणी है, उसके लिए उसमें एक सब स्पेसिफिक नाम और जोड़ दिया जाता है, और जिसको उपजातिगत नाम कहते हैं उसको कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये कहलाती है नोमेनक्लेचर की त्रिनाम पद्धति, जिसमें 3 नाम हुए, पहला वंश का, दूसरा जाति का और तीसरा उपजाति का। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, सामने स्लाइड में देख सकते हैं कि कौवा जो होता है वो कौवा भारत में भी पाया जाता है, कौवा हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान में भी पाया जाता है, श्रीलंका में भी पाया जाता है। एक ही जाति का कौवा है, सेम जाति है उसकी, और एक ही जाति का कौवा 3 स्थानों पर पाया जाता है, लेकिन तीनों स्थानों पर पाए जाने वाले इस कौवे में थोड़े थोड़े से परिवर्तन हो गए। तो वो परिवर्तन भी स्पष्ट उसके नाम के अंतर्गत हो सकें, इसलिए उसका नाम में एक उपजातिगत नाम भी जोड़ दिया गया। इसलिए भारत में जो कौवा पाया जाता है उसको कहते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ठीक है। पाकिस्तान में जो कौवा पाया जाता है, बर्मा में जो कौवा पाया जाता है, वो कौवा कहलाता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। तो इंसोलेंस इसका उपजातिगत नाम है। इसी प्रकार से कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोलीगेटस ये कौवा पाया जाता है श्रीलंका में। ठीक है। अब ये 4 देशों में पाए जाने वाले कौवे के नाम आपके सामने हैं, 3 नाम आपके सामने हैं। तीनों नामों में इनका वंश एक ही है, इनकी जाति एक ही है, लेकिन उपजाति बदल गई। समझ गए? यानी कि जीनस सेम, स्पीशीज़ सेम, सब स्पीशीज़ बदल गई। और सब स्पीशीज़ बदलते ही अगर आपने अध्ययन कर रखा है तो सब स्पीशीज़ के आधार पर ही देखते ही आप बता दोगे कि भाई ये कौवा जो है ये पाकिस्तान का कौवा है या श्रीलंका का कौवा है या हिंदुस्तान का कौवा है। तो ये प्राणियों को उनके स्थान का भी संकेत दे सके। स्थान के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्थान ही नहीं होता केवल, उनका रंग, उनका और भी व्यवहार, इसके आधार पर भी उपजातिगत नाम जोड़े जाते हैं। तो वो उपजातिगत नाम और भी उसके लक्षणों को स्पष्ट किया जा सके इसके लिए जोड़े जाते हैं, और इस पद्धति को कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ में आ गई? इसी का एक एग्जांपल, जैसे आप ये तो अलग अलग देशों में पाए जाने वाली प्राणियों को ही, एक पीछे मैंने जो एक और एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिख दिया है, ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। कोलंबा लीविया इंटरमीडिएटा, कोलंबा लीविया इंटरमीडिएटा, ये जो कबूतर पाया जाता है, ये मैदानी इलाकों में जो कबूतर पाया जाता है उसको कहते हैं कोलंबा लीविया इंटरमीडिएटा, और पहाड़ी इलाकों में जो कबूतर पाया जाता है उसको कहते हैं कोलंबा लीविया नेग्लेक्टा। तो ये भी स्थान के हिसाब से उसमें जो परिवर्तन हुए उनको स्पष्ट करने के लिए इसके नाम में एक उपजातिगत नाम जोड़ा गया। ठीक है। अब आते हैं यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर। यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है उसमें जैसे मैंने आपको बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताया, तो ये बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो प्राणी के स्वयं के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी प्राणी का नाम जो होगा वो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होगा, लेकिन वर्गीकरण में अलग अलग जो यूनिट्स दे रखी हैं, अलग अलग जो स्टेप्स दे रखे हैं, जैसे फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, तो ये अलग अलग जो यूनिट्स दे रखी हैं वर्गीकरण में, जो मैंने कल आपको बताई थी, और ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट एक क्लासिफिकेशन बताया जिसमें 17 यूनिट्स आपने देखी थी। तो प्रत्येक यूनिट का नाम, प्रत्येक पद का नाम कह सकते हैं, प्रत्येक स्टेप का नाम कह सकते हैं, वो केवल एक शब्द का होता है, उसमें 2 शब्द नहीं होते। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोआ तो एक ही शब्द है ना, पॉरीफेरा एक ही शब्द है, सीलेंट्रेटा एक ही शब्द है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्के हेल्मिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये अलग अलग संघों के नाम हैं, फाइलम्स के नाम हैं, सब एक शब्द के बने हैं। इनकी क्लास ले लो, जैसे आप फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा क्लास, वर्ग एक ही शब्द है। ऐसे ही उसका ऑर्डर ले लो, लेपिडोप्टेरा क्लास इंसेक्टा में एक ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा एक ही शब्द है। यानी कि
above द स्पीशीज़ ऑल यूनिट्स वुड बी नेम्ड यूनिनॉमियली, मतलब स्पीशीज़ जाति से ऊपर जितनी भी यूनिट्स क्लासिफिकेशन में होंगी उन सब का नाम एक शब्द का बना होगा। इसको कहते हैं यूनिनॉमियल नोमेनक्लेचर, यूनिनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो ये यूनिनॉमियल नोमेनक्लेचर हुआ। अब ये तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और यूनिनॉमियल नोमेनक्लेचर हुआ। इसके अलावा फिर कुछ नामकरण के नियमावली बनाई गई है, कुछ नियम बनाए गए हैं। वो नियम क्या हैं, जनरल रूल्स क्या हैं, वो संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हम जब किसी प्राणी का नाम रखेंगे तो वो नाम किस प्रकार से रखा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, चूँकि ये प्रारंभ से ही जैसे लाइनियस वगैरह ने इसकी नियमावली दी थी, तो वहाँ से लैटिन लैंग्वेज शुरू हुई। तो लैटिन लैंग्वेज में या लैटिनाइज्ड शब्दों में, भाषा में ही रूपांतरित करके हमेशा ये नाम रखे जाते हैं। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में ही या उसमें रूपांतरित, उस तरह की ध्वनि उसमें से आए, इस तरीके से किसी भी प्राणी के नाम रखे जाते हैं। फिर जब आप नाम रख रहे हो तो उसमें नाम दो शब्दों का बना होता है, मैंने आपको बता दिया। पहला क्या है, जीनस। तो जीनस जो होता है वो नाउन होता है, संज्ञा होती है, और संज्ञा को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। इसलिए आप जब भी कभी भी नाम देखोगे, जो भी उनके एनिमल्स के या प्लांट्स के जो नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम, वो हमेशा जो उसका प्रथम शब्द होता है वो तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और द्वितीय शब्द जो होता है वो हमेशा छोटे लेटर से शुरू होता है, स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जीनस को नाउन माना गया, संज्ञा माना गया। संज्ञा हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। स्पीशीज़ जो होती है उसको विशेषण माना गया, एडजेक्टिव माना गया, इसलिए वो छोटे अक्षर से शुरू होती है। जैसे मैंने आपको एक स्लाइड लगा रखी है, इसमें लास्ट में देखो आप, होमोसेपियंस लिखा हुआ है। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें होमो का एच कैपिटल है। ठीक है, और सेपियंस का एस ये भी कैपिटल हो सकता था, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नियम नहीं है। नियम ये है कि जाति का नाम जो है हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। तो इसमें स्मॉल लेटर सेपियंस का एस स्मॉल है। ठीक है, एक चीज़ और देखो आप इसमें, होमो और सेपियंस, यानी प्राणी के जातिगत नाम को जहाँ कहीं भी लिखा आप देखोगे वो हमेशा इटैलिक शब्दों में लिखा देखोगे, इटैलिक रूप में। इटैलिक मतलब तिरछे शब्दों में। होमो और सेपियंस तिरछे शब्दों में दिखाई दे रहा है ना, तो हमेशा ये तिरछे शब्दों में लिखा दिखाई देगा, क्योंकि ये नियम है। अगर आप तिरछे शब्दों में नहीं लिख सकते हो, आप अपने हाथ से लिख रहे हो तो तिरछे शब्दों में नहीं लिख सकते हो सकता है, तो आपको क्या करना है, होमो को अलग अंडरलाइन करना है और सेपियंस को अलग अंडरलाइन करना है। अगर आप टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स कर सकते हो, लेकिन नहीं कर रहे हो, टाइप हाथ से लिख रहे हो, तो दोनों को, यानी वंश को और जाति को, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना आवश्यक है यदि आप वैज्ञानिक नाम किसी प्राणी का लिख रहे हैं। ये भी एक नियम है, समझ गए? तो जीनस नाउन और स्पीसीज एडजेक्टिव है। इसके बाद में फिर जैसे आई और ए ई, इसका क्या मतलब, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स बताने के लिए मैंने यहाँ लिखा है इसमें स्लाइड में, कि जैसे मान लीजिए किसी प्राणी की खोज किसी वैज्ञानिक ने की और वैज्ञानिक पुरुष है, अब वो उसका नाम रखता है तो वो नाम अपने नाम के आधार पे भी रख सकता है। जैसे केंचुए की एक प्रजाति है लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई, ये मैंने लिख रखा है, आप सब देख सकते हो, लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई है ना, डी के आगे आई लगाना मैं भूल गया हूँ, फ्रेंडाई है, लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई है ना, आप आई लगाएं इसके आगे। तो लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई एक केंचुए की प्रजाति है। इसको सबसे पहले R.H. फ्रेंड नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। R.H. फ्रेंड नाम के वैज्ञानिक ने देखा, उसने उसका नामकरण किया, नामकरण कर दिया, तो नामकरण करके उसका नाम रख दिया लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई। ठीक है, अब लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई जब उसने रखा तो ये ऐसे ही नहीं रख दिया, इसका एक नियम है। नियम क्या है कि यदि कोई वैज्ञानिक किसी जंतु का नाम अपने नाम के आधार पर रखता है और यदि वो वैज्ञानिक पुरुष है तो जाति के नाम के आगे आई लगाया जाएगा। जैसे मैंने ये आपको स्लाइड में दिखाया ना, आई, सबसे पहले आई। अगर वो पुरुष है तो आई लगाएगा, अगर वो महिला है तो ए ई लगाएगा, किसके आगे,
स्पीशीज़ के नाम के आगे जाति के नाम। मैं यहाँ फ्रेंड में लुम्ब्रिकस फ्रेंड लिख दिया मैंने, इसमें आई लिखना मैं भूल गया हूँ, आप ये गलती मत करना, ठीक है। तो जैसे RH फ्रेंड पुरुष है, इन्होंने केंचुए की इस प्रजाति को खोजा, इसका नाम रखा, तो उन्होंने नाम रख दिया लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई, ठीक है। फ्रेंड के आगे उन्होंने आई लगा दिया बस। अब अगर ये महिला होते, RH फ्रेंड कोई पुरुष ना होकर महिला होती, तो फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड के आगे AE लगा देती, फ्रेंडी हो जाता, फ्रेंडाई की जगह फ्रेंडी हो जाता। इससे पता लग जाता कि भाई ये जिस भी वैज्ञानिक ने इसको खोजा है और उसका नाम लिखा है, प्राणी का नाम सबसे पहले नामकरण किया है, वो महिला है या पुरुष है। अब लुम्ब्रिकस तो जीनस है, ये पहले से ही मौजूद था, उसी से मिलते जुलते लक्षण का उन्होंने एक केंचुआ देखा, उसका नाम रखा और उसका नामकरण लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई कर दिया। तो ये एक नियम है, इसके आधार पर ये ऐसा किया जाता है। फिर जो इसी प्रकार क्या होता है कि बहुत से प्राणियों के रंग के आधार पर, स्थान के आधार पर भी उनके आगे नाम लगा दिए जाते हैं। अपने स्वयं के नाम के आधार पर ना रख के नाम किसी स्थान के आधार पर रख दिया। जैसे भारत में ही जैसे प्रजाति पाई जाती है चूहे की, टटेरा इंडिका नाम है उसका, टटेरा इंडिका। तो इंडिका जो नाम रखा गया वो इंडिया के आधार पर रखा गया, ठीक है। ऐसे ही कई जगह जैसे नाइजीरिया में कई सारे प्राणियों की खोज हुई, इनके नाम रखे गए, तो उनके आगे नाइजर लगा दिया, ठीक है। नाइजर ब्लैक कलर के कारण भी लगाते हैं, तो ये भी एक नियम है। तो इस तरह से कर लेते हैं। फिर फैमिली, किसी भी प्राणी की फैमिली का नाम जब डिसाइड करते हैं, तो उस फैमिली का नाम का एक नियम बना दिया कि होमो सेपियंस, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो होमो क्या है, जीनस। जीनस के नाम में यदि IDEA, वैसे तो इसको आइडिया भी बोल सकते हो, अंग्रेजी है, ऐसे 2-3 तरह से बोली जा सकती है, इसको आइडिया भी बोल सकते हो, लेकिन हम बोलते हैं इसको ईडी, ठीक है। तो IDEA, तो जीनस में आप IDEA लगा दो तो वो बन जाएगी फैमिली, ठीक है। और जीनस में INAE लगा दो तो वो बन जाएगी सब फैमिली, समझ गए। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो होमो सेपियंस का होमो क्या है, जीनस है। मनुष्य की फैमिली आपसे कोई पूछे क्या है, तो फैमिली आप सट से बता सकते हो कि साहब फैमिली है होमोनिडी, HOMINIDAE, वही IDAE लगा दिया इसमें। इस तरीके से पूछे सब फैमिली क्या है, तो सब फैमिली है होमिनिडी, तो फैमिली हो गई, होमिनिनी हो गई इसकी सब फैमिली, क्योंकि सब फैमिली में हम लगाते हैं INAE। ऐसे कुछ नियम जो हैं वो बनाए गए, जिनको अंतर्राष्ट्रीय नियमावली कहते हैं, और इन्हीं के आधार पर प्राणियों के नाम रखे जाते हैं। और भी बहुत सारी इसमें छोटे बड़े नियम हैं जो आप अपनी किताब में पढ़ सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय नियमावली जो है नामकरण की वो क्या है, और उसके आधार पर ही नाम प्रत्येक प्राणी का रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है, फिर आगे अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।